तो दोस्तों अनफिल्टर्ड बातें में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉर्डर 2 मूवी को। मैंने थिएटर में जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है। बॉर्डर जो कि 13 जून 1997 में आया था और बॉर्डर 2 इतने सालों बाद आज रिलीज हुआ है। बॉर्डर 1 के लेगेसी को क्या ये बरकरार रखता है? थिएटर में जाने के बाद मुझे तो वैसा ही लगा। लोगों के आंखों में आंसू थे, गाने में मुस्कान था और वही रिक्रिएट करा गया है। मुझे तो परफॉर्मेंस अच्छा लगा है। आप लोग थिएटर में ज़रूर जाइएगा अपने खुद के एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट ड्यू है। चलिए शुरू करते हैं बॉर्डर 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बताया जाता है। कैसे हमारे आर्मी, हमारे सोल्जर्स ने बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अपने पोस्ट को नहीं छोड़ा। कैसे लाखों से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर को घुटने में आने के लिए मजबूर कर दिया इंडियन सोल्जर्स ने। ये कहानी है बॉर्डर 2 की। ये ब्रीफ के साथ फिर शुरू होता है बॉर्डर 2 की कहानी की स्टोरी लाइन। मूवी की शुरुआत में हमको 20 नवंबर 1971 जम्मू कश्मीर में टेंशन का दौर दिखाया जाता है, जहां पे हम देखते हैं एक गांव में घुसपैठी आए थे जो कि पाकिस्तान से हैं। वो कब्जा करना चाहते हैं उस गांव को और बॉर्डर को पार भी। और उनका सामना होता है सनी पाजी मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर से। और वो उनको चुन चुन के मारते हैं और उनसे मानो उनकी रूह कांपने लगी थी, क्योंकि वो इतने निडर थे और अपने कमान इतने अच्छे से संभाल रहे थे। वो लोग घबरा चुके थे और उनको बैकफुट में जाना पड़ता है फिर से पाकिस्तान के लिए। पर रास्ते में लैंडमाइन बिछे हुए होते हैं, पर फतेह सिंह उन सारे चीजों से नहीं डरता। वो उनके पीछे निहत्था भागता है क्योंकि उनके गन में गोलियां खत्म हो चुके थे, पर अकेले जाके उन तीनों को मारता है। इवन एक लैंडमाइन के ऊपर उसके खुद के पैर पड़ जाते हैं, फिर भी उस आतंकवादी को उधर खड़े रह के वो मारते हैं और उसका बॉडी लैंडमाइन के नीचे डाल देते हैं और खुद उधर से जिंदा वापस आते हैं। और पाकिस्तानों को फिर से वार्निंग कर देते हैं कि मेरे देश के ऊपर आंख उठा के देखोगे ना तो देखने के लिए आंख नहीं बचेगा। दूसरी जगह हम देखते हैं पाकिस्तान हेडक्वार्टर रावलपिंडी में प्लान बनाया जाता है कि ऑपरेशन चंगेज को कैसे मुनज्जिम किया जाए और हिंदुस्तान को घुटने में लाया जाए। उनका पूरा प्लान सेट था। नेवी, एयरफोर्स और जमीनी तौल हमला करेंगे कि कोई उनको रोक ना पाए। और हर तरफ से जब टेंशन होगा वो इंडिया के छाती पे बैठ के वो इंडिया के 2 टुकड़े कर देंगे। फिर हमको पठानकोट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि मेजर होशियार सिंह इस टुकड़ी को संभाल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बॉर्डर एरिया के थोड़े पास वो लोग गए थे पानी भरने के लिए, पर वो इंडिया के अंदर ही था। पर वो नोटिस करते हैं कि सामने से पाकिस्तानी सोल्जर भी आए थे उधर पानी भरने के लिए। दोनों टुकड़ियां दोनों के ऊपर गन तान देते हैं और फिर मेजर होशियार सिंह उधर जाते हैं इन चीज़ों को संभालने के लिए। वो पाकिस्तानी आर्मियों को बोलते हैं कि मैं एक मेजर रैंक में हूँ, जंग अभी शुरू नहीं हुआ है, तुम लोग पानी भरने के लिए आए हो और तुमको सिखाया नहीं गया कि मेजर किसी भी आर्मी का हो तुमको सल्यूट करना चाहिए। और उनसे सल्यूट ठुकाता है वो और ये बोलते हैं तुम्हारी पोस्ट इधर से 3 मिनट की दूरी में है और हमारी टुकड़ियां 1 मिनट की दूरी में है। तो अगर तुम हमको मार के भागते भी हो तो वो तुमको इतने गोलियां मारेंगे कि तुम खुद को खुद पहचान नहीं पाओगे। इससे अच्छा पानी भरो और इधर से जल्दी निकलो। वो लोग सल्यूट ठोकते हुए पानी भरने के बाद तुरंत उधर से भाग जाते हैं। पर होशियार सिंह को पता चल चुका था कि टेंशन सरहद पे बहुत बढ़ चुका है, कभी भी हमला हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। फिर हमको इंडियन एयरफोर्स श्रीनगर दिखाया जाता है, जहां पे हम देखते हैं मेजर सिकू को वो अपने फाइटर जेट उतार रहे थे। फिर वो नीचे आते हैं बड़े शान से। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको नॉर्थ अरेबिक सी दिखाया जाता है, जहां पे हम हमारे नेवी ऑफिसर्स को देखते हैं। फिर हमको उधर दिखाया जाता है जोसेफ नरोना को, जो कि इस टुकड़ी को संभाल रहे होते हैं और उनके सोनार रेडार में भी खतरा दिखा रहा था। मतलब हर जगह से टेंशन का माहौल है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और होशियार सिंह के टुकड़ी को दिखाया जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि रात में सारे जवान मजाक कर रहे थे, जो कि हर एक टुकड़ी में होता ही है। होशियार सिंह रात में उनको देख के अपने खुद के दोस्त को याद करते हैं और एक फोटो निकालते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि ये तीनों एक साथ दोस्त हुआ करते थे नेशनल वॉर अकेडमी में। 1961 की बात है ये, जब वो लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की एक साथ ट्रेनिंग हुआ करती थी इधर। और इधर हम देखते हैं कि फतेह सिंह इनको लीड करता है, मतलब इनका कमांड होता है। वो हर एक एकेडमी में जैसे एक्सीलेंस का अवार्ड मिलता है और कुछ भी करिकुलम का फर्स्ट सेकंड रहता है, उसमें भी था एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बीच, जहां पे हम देखते हैं आर्मी मतलब होशियार सिंह और मेजर सुकू सिंह जो कि एयरफोर्स से हैं, उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा टकराव रहता था।
क्योंकि हमेशा इन दोनों को फर्स्ट आना था कोई भी कंपटीशन में। और बीच में इन दोनों के पिस्ता था जोसेफ, क्योंकि वो सुखू सिंह का बहुत अच्छा दोस्त था। पर होशियार सिंह किसी का दोस्त नहीं था, ना उसके घर में कोई था, वो अकेला ही था। उनके बापू इंडियन आर्मी में थे और वो शहीद हो चुके हैं। उनकी माँ चल बसी थी जब वो बहुत ही छोटे थे और उनका कोई भी नहीं है। अकेडमी में धीरे धीरे लड़ना झगड़ना बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तीनों में। फिर फतेह सिंह इनकी खबर लेता है और ये बोलता है कि तुम तीनों को एक साथ ट्रेन करने का मतलब ही ये है कि आर्मी या फिर नेवी एक साथ काम करे। अगर देश के ऊपर कोई आपदा पड़ा तो एक साथ तुम लोग काम करोगे, इसीलिए नेशनल वॉर एकेडमी बनाया गया है। पर इन लोगों में तो डिसिप्लिन की कोई बात ही नहीं थी। फिर क्या था, इनको मिलता है हमेशा पनिशमेंट। इन तीनों को पनिशमेंट के ऊपर पनिशमेंट मिलता ही जाता है। दूसरी जगह हम फतेह सिंह के फैमिली को देखते हैं, जहां पे उसका बेटा अंगद सिंह भी आर्मी में जाना चाहता था, पर उसकी वाइफ सिम्मी मना करती है। पर बाद में फतेह सिंह की बात वो मान लेता है, क्योंकि फतेह सिंह के बहादुरी की कहानी सुनते हुए अंगद सिंह बड़ा हुआ है, तो उसके फादर के नक्शे कदम पे ही उसे चलना था। दूसरी जगह इन तीनों में भी दोस्ती होना ही था, क्योंकि सुखू सिंह बहुत दिल का अच्छा है, पर मजाक बंदा बहुत तगड़ा करता है। होशियार सिंह हमेशा चुप रहता है और जोसेफ हमेशा दोनों को संभालता है। इन ट्रेनिंग के दौरान भी घर में फोन करा जाता था और चिट्ठी भी आते थे घर की तरफ से, पर होशियार के लिए कभी भी कोई चिट्ठी वगैरह नहीं आया। एक दिन मेजर सुकू जोसेफ से पूछता है कि इसके घर से कोई चिट्ठी वगैरह क्यों नहीं आता। फिर जोसेफ पूरा कहानी उसे बताता है। फिर जोसेफ अपने घर में कॉल करता है, अपने बहन से, अपने माँ से और अपने प्रात जोसेफ, अपनी वाइफ और बेटी से। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह होशियार के बेड पे एक राखी पड़ा हुआ था, जो राखी और किसी ने नहीं सुखू ने रखा था, वो उसकी बहन की थी। और सुखू बताते हैं, आज से तुम्हारी भी फैमिली है, मेरी बहन तुम्हारी बहन, मेरा प्रात तुम्हारा प्रा, मेरी माँ तुम्हारी माँ। ये बोलने के बाद वो तीनों एक साथ गले लग जाते हैं। तब से वो लोग पक्के दोस्त। फतेह सिंह पूछता है कि तुमको क्या लगता है एक सोल्जर बनने के लिए तुम में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए। कोई बताता है कि सर हम ओवेल इक्विप्ड हों, कोई बताता है खुद पे भरोसा हो, कोई बताता है निडर हो। पर फतेह सिंह बताता है सबसे ज्यादा तुमको जरूरत है अपने दोस्त की, जो कि जंग के हर एक सिचुएशन पे तुम्हारी मदद करे। जंग के मैदान में ना राइफल ना टैंक तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त होते हैं। सबसे अच्छा दोस्त वही होता है जो कि तुम्हारा साथी होता है। कभी भी तुमको ये सारे चीज धोखा दे सकते हैं, पर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई कभी तुमको धोखा नहीं देगा। इसीलिए हमेशा जंग के मैदान पे अपने प्रा से बना के रखना, क्योंकि जंग के मैदान में ना तुम्हारा माँ बाप, बीवी, बच्चे कोई नहीं रहेंगे, सिर्फ रहेगा तुम्हारा प्रा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा साथी। फिर हम देखते हैं होशियार सिंह के घर से एक चिट्ठी आता है। वो चिट्ठी देख के तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सुखू और जोसेफ को पता था कि इसके घर में कोई भी नहीं है। तब राज खुला, जब वो 7 साल का था तब उसका ब्याह हो चुका है, पर ब्याह होने के बाद ये लोग अलग अलग हो गए थे। दादी ने बोला था लड्डू खाएगा, पर क्या पता वो उसके शादी के लड्डू थे। अलग हो गए थे, पर अब उसको शादी करना है उस लड़की को, और इसके लिए वो पागल है, और वो भी अपने बीवी से प्यार करता है। अभी तक उसने देखा नहीं, इसलिए घर से चिट्ठी आए कि बीवी से मिलो और शादी ब्याह करके लेके जाओ। तो वो छुट्टी लेके गया था अपने बीवी से मिलने के लिए। उधर भी अपनी बीवी को पहली बार वो देखता है और प्यार में पड़ जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि 7 साल की उम्र में जिस बच्ची से उसने शादी किया था वो इतना सुंदर होगी। होशियार सिंह के घर में जाने के बाद उसकी बीवी फोटो मांगती है माँ बाप की कि वो प्रणाम करेगी, पर होशियार बोलती है कि मम्मी ने बोला था कि जब पापा जंग से लौटेंगे तब फोटो खिंचवाएंगे, पर पापा जंग से कभी लौटे ही नहीं और मम्मी अकेली कभी फोटो खिंचवाई नहीं, तो दोनों का तो फोटो मेरे पास नहीं है, सिर्फ पापा की वर्दी है। तो वो वर्दी लेके ही उसकी वाइफ उनको प्रणाम करती है। ये देख के होशियार सिंह को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने बीवी का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो उससे प्रॉमिस करता है, और वो दोनों एक साथ बहुत टाइम बिताते हैं। होशियार सिंह पोस्ट में भी आता है और फिर अपने बीवी से लौट के भी मिलता है। होशियार सिंह की बीवी पेट से थी। जब उसको ये पता लगता है वो बहुत ही खुश होता है, अपने बच्चे के लिए एक झूला बनाता है। फिर हमको राखी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हम होशियार, जोसेफ और सुकू को देखते हैं, जहाँ पे सुकू की बहन उनको राखी पहनाती है और ये बोलती है आप लोगों की शादी हो गई और आपके तो बच्चे भी होने वाले हैं, पर मेरा भाई तो शादी नहीं करना चाहता। एक लड़की पसंद है, फोटो उसके पास है, वो भी राजी है, पर ये खुद पहले बात करने के लिए नहीं जाता। तब होशियार और जोसेफ मिलके ये बताते हैं कि इसको फर्स्ट होने का बहुत ज्यादा शौक है, आप लोग बस ये बता दो कि लड़की वालों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और जब उसकी माँ तुरंत उसको बताती है और ये बोलती है कि फोटो जाके उनको वापस करके आओ, फिर क्या था, सिकू के ईगो में लग जाता है। सिकू मिलने के लिए चला जाता है और उधर जाके तो खुद उसका ही पोपट हो जाता है। उसको पता चलता है कि घर वालों ने उसका पोपट बनाया है। फिर क्या था, उस लड़की से ही उसकी शादी होती है, बहुत ही धूमधाम से। होशियार और जोसेफ उनके शादी में बहुत ज्यादा नाचते हैं, पर हम देखते हैं कि रेडियो में तभी अनाउंसमेंट सुनाई ये देता है कि टेंशन बढ़ चुका है,
पाकिस्तानी टुकड़े कुछ कुछ एरिया में घुस चुके हैं और कहीं कहीं तो वो फायर भी कर रहे हैं। तो हर एक जवान की छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है, उनको पोस्ट पे बुला दिया गया है। फिर हमको फतेह सिंह को दिखाया जाता है जो कि रेकी कर रहा होता है। तब उनको दिखता है कि गांव वाले पूरे गांव छोड़ के जा रहे होते हैं। उनके पूछने पे वो बताते हैं कि सरहदों के उस पार बॉर्डर एरिया में उनका हलचल बढ़ चुका है साहब। आप लोग भी इधर आ चुके हो, मतलब गांव हमारा बीच में है, बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए हम लोग गांव छोड़ रहे हैं एक दिया जला के। क्या पता दिया हमको रास्ता दिखाएं और हम फिर से हमारे गांव पे लौट पाएं। वो जो गांव का एरिया था उन लोगों ने कब्जा लिया था, मतलब पाकिस्तानियों ने, और कुछ जवानों को मार के उधर रख दिया था। फिर से फतेह सिंह को उस जगह को वापस लेना था और उनको खदेड़ना था उधर से। तो फतेह सिंह अपनी टुकड़ी को लेके उधर पहुंचते हैं और पहले से नजर रखते हैं रेडियो सिग्नल डिपार्टमेंट पे कि जहां पर उधर जो रेडियो ऑपरेटर है उनको मारेगा कि वो एयरफोर्स को खबर ना कर पाए। फिर क्या था, फिर वो लोग घुसेंगे, उन सब को मारेंगे और लैंडमाइन बिछा देंगे। अगर वो फिर से अटैक करते हैं तो लैंडमाइन से टैंक वगैरह उड़ जाएंगे। वही प्लान रहता है, वो लोग वही काम करते हैं। पर फतेह सिंह देखता है कि रेडियो ऑपरेटर को मारने के बाद ये सिलसिला नहीं रुकता, बाकी लोग भी रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब वो रेडियो उठाते हैं और ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी तो इधर नहीं रहे, इंडियन इधर घुस चुके हैं और उनके एरिया में हैं। तुम लोग अगर अपना सही सलामत चाहते हो इधर से चले जाओ, न सरहद बचेगा न तुम लोग बचोगे। तब हम देखते हैं दूसरे एंड से पाकिस्तानी कमांडर ये बोलता है, 1 सितंबर 1965 तुझको याद है? तेरा बेटा मरा था ना, तेरा बेटे को तड़पते हुए बिलखते हुए मैंने मारा था और तू भी मरेगा। और ये सुन के मानो हम लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पे हमको उस दिन अंगद का एक चिट्ठी मिलता है। वो लोग गुरुद्वारे गए थे, चिट्ठी पढ़ते हुए वो लोग बहुत ही खुश थे कि बेटा सही सलामत है, सब कुछ है। पर हम देखते हैं तभी बिल बजता है घर का और ये खबर आता है कि अंगद जिंदा नहीं बचा। उन लोगों ने फ़ोन करने की भी कोशिश की, पर ये लोग तब गुरुद्वारे थे और उनका बेटा शहीद हो गया। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं फतेह सिंह ये बताता है, मैं 1 मिनट का मौन रख रहा था। दुश्मन भी अगर मरते हैं ना, हम 1 मिनट की मौन रखते, तू भी तो मरने वाला है, इसलिए मैंने मौन रखा 1 मिनट का। शहीदों के नाम सुन के ना खून खोलता है ना कि हम लोग डर जाते हैं, तेरी मौत मेरे हाथों होगा। और ये बोल के फ़ोन रख देता है और वो पूरे पोस्ट को ही उड़ा देता है। अभी चकपुरान विलेज जो है उनके कब्जे में है और उन्होंने पूरा लैंडमाइन वगैरह बिछा के पूरा प्लान बना लिया है कि पाकिस्तानी अगर आएंगे टैंक लेके तो इधर से वो जिंदा नहीं बचेंगे, पहले घुसने देंगे फिर जान से ख़त्म करेंगे उनको। फिर हम देखते हैं तीनों दोस्त अपनी पोस्ट में जाते हैं और हर जगह जंग की शुरुआत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि सीको के एयरबेस के ऊपर हमला हो जाता है, जहाँ पे पाकिस्तानी जेट्स आए थे और उधर बॉम्बिंग करने लगे थे। सीको उस हाई रिस्क एरिया में भी अपना जेट फ्लाई करता है और उनसे भिड़ जाता है। सीको इस जंग में नहीं बचता, वो मारा जाता है। और सबको लेके वो इतना निडर होके लड़ा था कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। वो उस जंग में शहीद हो जाता है। दूसरी जगह हम लेफ्टिनेंट जोसेफ को देखते हैं, जिनके नेवल जहाज पे भी हमला हुआ था। उस हमले से वो कैसे भी करके खुद को संभाल ही रहे थे, तभी सबमरीन से उनके ऊपर बॉम्ब होता है और उनके शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। नीचे लोग घायल थे, पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तानी लोग बहुत ही खुश होते हैं। ऊपर से हम देखते हैं सोनर रेडर काम करना बंद कर दिया था, इसलिए वो डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। कैसे भी करके लाइफ बोट वगैरह से वो लोग उधर से रेस्क्यू करते हैं, पर बोट में जोसेफ रहता है, हर एक आदमी सही सलामत निकालने के लिए, पर वो निकालने में नाकामयाब रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा मिसाइल भी फायर होता है और तभी मानो सूर एक्टिवेट होता है। वो देखते ही सारे बॉम्बिंग शुरू कर देता है और सबमरीन को जाके वो बॉम्ब टकरा जाता है। सबमरीन को अभी बाहर आना ही था, नीचे वो नहीं रह सकते, नहीं तो सबमरीन के अंदर भी पानी भरना शुरू हो जाएंगे और वो भी मरेंगे। जब वो ऊपर आते हैं और फिर से और एक बॉम्बिंग करता है, फिर हम देखते हैं कि जोसेफ के ऊपर उस बॉम्बिंग का असर बहुत ही भारी पड़ता है। जोसेफ के पूरा शरीर में रक्त लगा हुआ था, फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो सबमरीन उस लाइफ बोट के पीछे जा रहा था। तभी वो फिर से बॉम्बिंग शुरू करता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो सबमरीन एकदम तहस नहस हो जाता है। पाकिस्तानी सबमरीन एकदम बर्बाद हो जाता है। पर इस जंग में भी हम देखते हैं कि जोसेफ शहीद हो जाता है और ये पूरा खबर देश के अलग अलग यूनिट्स में सर्कुलेट हो चुके थे कि हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो चुके हैं। इसी के साथ हमारे हर एक एरिया को पाकिस्तानी कब्जा कर रहे हैं और हम लोग भी डट के उनके मुकाबला कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ये खबर सुनने के बाद होशियार सिंह का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको ये खबर पड़ता है कि जरपाल एरिया में पाकिस्तानी अपना डेरा बसाए हुए हैं और वो धीरे धीरे हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए अभी एकदम खेल सीधा था
कि वो लोग जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, उन सबको मारेंगे और उधर जाके झंडे गाड़ेंगे। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि चपपुरान विलेज के ऊपर पाकिस्तानी हमला करना शुरू कर देते हैं और उस जगह डटे रहते हैं फतेह सिंह के आर्मी। वो खुद सबसे निपट रहे थे और पूरा प्लान उन्होंने बनाया था कि टैंक अंदर आएंगे, पर टैंक अंदर नहीं आते, वो बाहर से ही फायर करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने पहले ही देख लिया था कि वो लोग माइंस बिछा रहे थे। और दूसरी जगह हम जरपाल एरिया में देखते हैं जहाँ पे जब इनको खबर लगता है पाकिस्तानी आर्मियों को कि सिर्फ 150 के टुकड़ी मिलके इनको ख़त्म करने के लिए आए हैं, वो लोग हंसते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा प्लान और चक्रव्यूह रच चुका था। पर होशियार सिंह इनसे नहीं डरता। वो अपनी टीम को उधर लेके जाता है और पूरा स्ट्रैटेजी समझाता है। पहले LMG को ख़त्म करना है जो कि धुआंधार फायरिंग करेंगे, फिर हम लोग क्रॉल करते हुए जाएंगे और उनके ऊपर बमबारी करेंगे और नीचे उतरने के बाद हम लोग चाकुओं से उनके सीने को छल्ली कर देंगे। और वो लोग वही करते हैं। पर इन फायरिंग में उनके भी बहुत सारे जवान मारे जाते हैं और पाकिस्तान के भी। पर होशियार सिंह डटा रहता है। वो कैसे भी करके LMG 1 को ख़त्म करता है ग्रेनेड मारने के बाद। पर वो भी बहुत ही घायल था। उनके हर एक दोस्त जो कि उनके साथ था वो एक एक करके जा रहे थे। वो उनके आंखों के सामने वो देख रहे थे। उनके घर, उनको बच्चे के बारे में भी उनकी याद आ रही थी। फिर भी वो डटे रहे और याद में अपने बीवी को बोल रहे हैं, मैं ज़रूर आऊँगा, एक तो मैं चल के आऊँगा, नहीं तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा ज़रूर। होशियार सिंह और उनकी टुकड़ी तादाद में बहुत कम होते हुए भी पाकिस्तानियों के ऊपर वो भारी पड़ रहे थे। एक एक पाकिस्तानियों को उन्होंने चुन चुन के मारा था। वो बहुत ही घायल थे और लास्ट में हम देखते हैं कि टैंक पाकिस्तानी उनके ओर ला रहे थे। होशियार सिंह के पास टैंक के जवाब के लिए कुछ भी नहीं था। उनके सारे हथियार ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। और दूसरी जगह हम चपपुरान विलेज में देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं टैंक के अंदर वही कमांडर था जिन्होंने फतेह सिंह के बेटे को मारा था। और वो फिर से फतेह सिंह को ललकारता है और फतेह सिंह इस बार खुद ग्रेनेड लेके उधर चले आते हैं और एक के बाद एक टैंक के नीचे रखने लगते हैं। एक के बाद एक टैंक वो नाकाम करते हैं और टैंक के मिसाइल लॉन्चर पे वो ग्रेनेड लगा देते हैं और टैंक समेत वो ब्लास्ट हो जाता है। और जो कमांडर नीचे आता है उसको वो मारने ही वाला था, तब उसके बेटे की हर कही हुई बात उसको याद आता है। तब उसको वो नहीं मारता, छोड़ देता है और ये बोलता है, आज मेरे बेटे के लिए तो बच चुका है। क्योंकि जब फतेह सिंह उनको मारने जाने वाला था तब वो उनको जान से भीख मांगते हैं, रहम मांगते हैं। फतेह सिंह उस पर रहम खा लेता है। और दूसरी जगह जरपाल एरिया में जब टैंक बढ़ रहे होते हैं और फतेह सिंह को ये खबर लगता है, तब हम देखते हैं कि फतेह सिंह उधर पहुंचता है और उस कमांडर की मुंडी धड़ से अलग कर देता है। और वो रॉकेट लॉन्चर वगैरह सब कुछ लेके पहुंचा था अपने पूरे आर्मी के साथ। तब मुस्कुराता है होशियार सिंह और ये बोलता है कि तुम एक मारोगे हम 1000 लाएंगे, तुम 1000 मारोगे हम पूरा हिंदुस्तान लाएंगे। और उसी के साथ उन सबको खदेड़ के पाकिस्तान फिर से भेज दिया जाता है और जरपाल एरिया में फिर से देश का तिरंगा लहराता है और सारे लोग सल्यूट करते हैं। इसी के साथ हमारे बहुत सारे भाई शहीद होते हैं, उनको शहादत दिया जाता है। होशियार सिंह अपने हर एक दोस्त के घर जाता है और सबके अंतिम संस्कार में शामिल होता है। ये सीन बहुत ही हार्ट टचिंग था। हॉल में सारे लोग रो रहे थे। इसी के साथ जो गाने प्लेस करे गए हैं बॉर्डर मूवीज से ही उनको रीमेक बना के पेश करा गया है। पर आपको रीमेक नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से गानों को गाया गया है। सारे सीन के साथ वो गाने फिट बैठते हैं। इस मॉडर्न ज़माने में बॉर्डर 2 मूवी को ऐसे लिखा गया है कि सारे फैमिली मिल के जाके इस मूवी को एंजॉय कर सकते। तो आज ही अपने फैमिली के साथ थिएटर में जाके इस मूवी को देखो। मुझे तो ये मूवी बहुत ही अच्छा लगा। मैं 5 में से इस मूवी को 5 स्टार दूंगा, क्योंकि ये मूवी जब मैं क्लास 2 या 3 में पढ़ता था तब देखा था घर में टेलीविज़न में। तब लोगों के घर में उतना टेलीविज़न भी नहीं रहता था, ब्लैक एंड वाइट में मैंने देखा था। और बॉर्डर 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन आज मैं करूँगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। तो मूवी तो मुझे पसंद आया और आप लोगों का ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही ट्रेंडिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन हम लाते रहते हैं।